हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। ग्रीन्स थ्योरम एक वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। ठीक, वेक्टर कैलकुलस आप पढ़े होंगे तो उसमें ग्रीन्स थ्योरम पढ़े होंगे। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे इस टॉपिक से हमेशा कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जैसे एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आईआईटी जैम हो, ठीक, उसमें ये टॉपिक से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर निकालेगा। एक आध से ज़्यादा क्या, दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है एक्चुअली, चलिए देख लेते हैं, और इस पे हम कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे 2-3। ठीक, तो चलिए इसमें पहला स्टेटमेंट हम इसमें स्टेप के थ्रू लिखे हैं, मतलब मेन लाइन लिखे हैं कि आपको क्या क्या रहना चाहिए, जो कि ग्रीन्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट में आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहला है कि वेक्टर एफ मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। तो आप कंजर्वेटिव जानते होंगे किसे कहते हैं, कि अगर हमारा कर्ल एफ 0 हो जाता है, अगर कोई वेक्टर एफ दिया है, अगर उसका हम कर्ल निकालें, कर्ल का मतलब होता है कि डेल क्रॉस एफ, जो मैट्रिक्स के थ्रू निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो कंजर्वेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि f मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव, मतलब मस्ट बी का मतलब कि हमेशा जो हमें f गिवन रहेगा वो हमेशा एक नॉन कंजर्वेटिव गिवन रहेगा। ठीक, नॉन कंजर्वेटिव मीन्स कि जो कर्ल f है वो आप उसका निकालेंगे, जब कर्ल कोई वेक्टर f दिया है और उसका कर्ल निकालेंगे तो हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक, अब देखिए दूसरा में कह रहा है, दूसरा लाइन हमें बोल रही है कि C इज़ क्लोज स्मूथ कर्व। इस केस में हमें ग्रीन्स थ्योरम के केस में C हमेशा C इज़ क्लोज स्मूथ कर्व होना चाहिए। ठीक, अगर क्लोज नहीं है तो हम उसके लिए दूसरे मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल निकालकर उस मेथड का हम यूज करते हैं। अब वेक्टर f जो है वो mi प्लस n दिया रहेगा, तो यहाँ से m एंड n मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो m हमें गिवन रहेगा और n गिवन रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे डेल mx निकालेंगे, ny निकालेंगे और nx निकालेंगे या my निकालेंगे। ठीक, तो ये जो आएगा वो मस्ट बी कंटिन्यूअस, मतलब हमेशा कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद है इंटीग्रल एफ डी आर। ठीक, इंटीग्रल एफ डी आर इज इक्वल्स टू एफ के बराबर, एफ बराबर हमारा ये अगर ये है तो हम इसको अगर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसमें जेड का बात नहीं करेंगे, प्लस जेड के कैप। तो लेकिन हमें एम और एन से मतलब है के कैप। यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर डी आर निकाले हैं तो डी एक्स डी वाई हो जाता है, और यहाँ से एम और एन को सेलेक्ट करेंगे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हो सकता है। देखिए क्वेश्चन आपको इस रूप में भी दिया रहेगा और इस रूप में भी दिया रहेगा। तो अगर इसमें इस रूप में दिया है तो यहाँ से एम और एन सेलेक्ट कर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अगर ऐसे दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम एम और एन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमारा फार्मूला है ग्रीन्स थ्योरम का वो है डबल इंटीग्रल आर डेल एन। देखिए आप एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि डेल एम अपन डेल वाई निकालते हैं और डेल एन अपन डेल एक्स निकालते हैं। अगर ये बराबर होता है तो एग्जैक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है एग्जैक्ट से, हमें चुपचाप इसको निकाल लेना है, डेल एन अपन डेल एक्स और डेल एम अपन डेल वाई। और देखिए डेल एन अपन डेल एक्स में से माइनस करना है डेल एम अपन डेल वाई को। ये ध्यान दें, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करिए। ठीक, और डी एक्स डी वाई इंटीग्रल, इसका डी एक्स क्योंकि डबल इंटीग्रल है तो डी एक्स इस इंटीग्रल के लिए होगा, डी वाई इस इंटीग्रल के लिए होगा। ठीक, तो देखिए अब बात क्या है कि अगर कर्ल एफ 0 अगर मतलब नॉन कंजर्वेटिव है, इसका मतलब कि इसमें मतलब 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन के लिए स्टोक्स थ्योरम आता है और 2 डायमेंशन के लिए ग्रीन्स थ्योरम आता है। तो
एक्चुअली जो ग्रीन्स थ्योरम है वो 2 डायमेंशन के लिए अप्लाई होता है। तो अब हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हम ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन को ले चुके हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रल सी एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे कॉमा दिया है, करेक्ट वेयर सी इज अ क्लोज्ड कर्व ऑफ द बाउंडेड बाई y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस रीजन पे ये बाउंडेड है और क्लोज कर्व है, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा है सॉल्यूशन। सबसे पहला काम है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम m और n को सेलेक्ट करें। तो आप देखिए हमारा जो फार्म है इंटीग्रल का फार्म, वो m dx इंटीग्रल ऑफ c m dx प्लस n dy टाइप का है। तो यहाँ से m और n को सिलेक्ट करिए, तो m इज इक्वल्स टू हमारा क्या मिल जाएगा? x y और प्लस वाई स्क्वायर, और n इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारा? x स्क्वायर, ठीक, n स्क्वायर। ये तो मिल गया, ठीक है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, ये हमारा 2 रीज़न दिया है। तो ये जो रीज़न दिया है एक्चुअली देखिए y बराबर x दिया है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ओरिजिन से होकर जाएगी, ठीक। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये ओरिजिन से होके जाएगी। और ये जो कर्व है आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, मतलब y में सिमेट्रिक है। किस में सिमेट्रिक है? y में। मतलब कि ये ऐसे कर्व बनेगा, ठीक। अब देखिए जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में, तो ये जो पॉइंट आएगा ये 1,1 आ जाएगी। और ये कौन सा कर्व है? ये y इज इक्वल्स टू एक्स कर्व है। और ये कर्व कौन सा है? ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप देखेंगे, और ये जो हमारा होगा पॉइंट, ये 0 0 होगा। तो ये हमारा कॉमन रीज़न आ रहा है, ठीक। अब देखेंगे कि ये कर्व जो है ये लोअर लिमिट को बता रहा है और ये अपर लिमिट को बता रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे के प्रोसेस इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रल पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेल एम अपन डेल वाई निकाल लेते हैं। तो डेल एम अपन डेल वाई निकालेंगे जब इसका, तो ये हो जाएगा y का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x प्लस 2y हो गया। और इसी तरह से डेल एन अपन अगर डेल x निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक। अब हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला है r का मतलब यहाँ पे रीज़न रहेगा, और फार्मूला था हमारा कि डेल एम नहीं था, डेल एन था। डेल एन अपन डेल एक्स माइनस, अगर डेल एम करेंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो और यहाँ पे था डी एक्स डी वाई, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा रीज़न यहाँ से निकालेंगे। और डेल एन की वैल्यू क्या है? 2x, ठीक, माइनस, और ये आ गया है x प्लस 2y, और इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और dx dy हो गया। एक्चुअली जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर माइनस होगा, तो ये इधर 2x है और x घट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आएगा, x माइनस 2y, और ये हो जाएगा आपका dx dy, ये ब्रैकेट्स के अंदर कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे को क्या सेलेक्ट करना है? रीज़न सेलेक्ट करना है, मतलब x की लिमिट सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो ये कर्व हमारा लोअर लिमिट को बताएगा और ये अपर लिमिट को बताएगा, ठीक, क्योंकि ये देखिए ये लोअर लिमिट को बता रहा है और ये अपर लिमिट को बता रहा है, ठीक। तो ये कौन सा कर्व है? ये है। लेकिन सबसे पहले हमें dx दिया है, तो x की लिमिट पहले रहेगी, y की लिमिट बाद में रहेगी। तो x की जो लिमिट होगी वो 0 से 1 हो जाएगी, तो 0 से 1 हो गई x की लिमिट। यहाँ पे हम लिमिट रख दिए 0 से 1। लेकिन आप देखिए अब y की लिमिट क्या होगी? तो देखिए
y का ये वाला कर्व हमारा बता रहा है लोअर लिमिट को, मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x की लिमिट हो गई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये अपर लिमिट को बता रहा है, मतलब कि x आने वाला है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करिए। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 to 1। अब इसको x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x इंटू वाई हो जाएगा -2y² और लिमिट हमारा x² x और dx बच जाएगा। ठीक, अब 0 to 1, अब x को रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x²। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, माइनस अब x को रखेंगे तो x² हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो गया x³ और ये हो जाएगा x² का स्क्वायर, ठीक, इंटू dx। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए तो ये और ये कट रहा है, मतलब ये कट गया। ठीक, मतलब 0 हो गया। तो अब बचा है वो पार्ट। ठीक, तो ये हो गया माइनस, अब x³ माइनस, अब x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे dx हो गया। फिर आगे चलिए 0 से 1 हो गया। अब आगे चलेंगे और तो ये हो जाएगा आपका माइनस x के पावर 3 और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4 और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम 0 to 1 और x के पावर 4 को पहले लिख सकते हैं और माइनस का x के पावर 3 इसको लिख दिए हैं कि थोड़ा सा आसान हो जाए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x के पावर 5 माइनस x के पावर 4/4 और लिमिट क्या है 0 to 1। तो लिमिट जब रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 हो गया और माइनस 1/4। तो फाइनली ये आ गया 4 - 5 और ये आ जाएगा हमारा 20। इसका मतलब आंसर क्या आ गया -1/20। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, और एक हम बात बताना चाह रहे हैं कि जो भी ग्रीन्स थ्योरम में जो आंसर आता है, जो भी ग्रीन्स थ्योरम से हम आंसर निकालते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, और जो आंसर आता है वो हमेशा मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज में आता है। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज को कई नाम से जानते हैं, हम बता दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को कितने नाम से जानते हैं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में तो आंसर आता है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम कई नाम से जानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसको ओरिएंटेड पॉजिटिवली कहेंगे, ओरिएंटेड पॉजिटिवली, ओरिएंटेड पॉजिटिवली, ओरिएंटेड पॉजिटिवली कहेंगे। और नाम है इसका काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक, तो काउंटर क्लॉकवाइज नाम से भी इसे जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं ओरिएंटेड एंटी क्लॉकवाइज। ओरिएंटेड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और क्लॉकवाइज को भी डिफरेंट नाम से जानते हैं। क्लॉकवाइज को हम बात करते हैं, अगर क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज को भी डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। क्लॉकवाइज हो गया, ओरिएंटेड निगेटिवली,
और ओरिएंटेड क्लॉकवाइज। ये पॉइंट हम लिख दे रहे हैं इस तरह से कि अगर आपको कहीं आ गया तो समस्या ना हो। ओरिएंटेड क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो एक क्वेश्चन किए हैं, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन को लिए हैं, एक और क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन में भी वही करना है, हमें सॉल्व करना है। तो अगर एफ हमें क्या दिया है कि 2xy माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप करके सी इज़ द बाउंड्री ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक, ये रीज़न दिया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो वही कार्य करेंगे, सबसे पहले हम m और n को सेलेक्ट करेंगे। तो हम आपको बताएंगे हैं कि जो f है वो m दिया है और n दिया है ये। ठीक, अब देखिए सबसे पहला कि जो f है वो क्या होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक, नॉन कंजर्वेटिव मीन्स कि अगर हम डेल क्रॉस f निकालें तो वो नॉन जीरो होता है। और कंजर्वेटिव कब हो जाता है, जब ये जीरो हो जाता है तो कंजर्वेटिव। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव, और ऑप्शन में दे दिया रहेगा डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू जीरो। एफ के जगह पे कोई भी वेक्टर ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि एफ हो। ठीक, मतलब डेल क्रॉस एफ जो होगा नॉन जीरो रहेगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। अगर डेल क्रॉस एफ जीरो है तो वो कंजर्वेटिव होगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम m को सेलेक्ट करेंगे। तो m हमारा हो जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर। n को सेलेक्ट करेंगे, n आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और m हो गया, n हो गया। ठीक, अब सबसे पहला काम कि डेल m अपन डेल y निकालें। तो डेल m अपन डेल y निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2y, और डेल n अपन डेल x निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 2x। ठीक, अब देखिए अब हमारा ये रीज़न दिया है, ये दोनों रीज़न दिया है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट मतलब और r। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, डेल n अपन डेल x माइनस डेल m अपन डेल y, और ये होता है dx dy। इस फार्मूले पे रख देते हैं इसको। तो हम यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखते हैं। ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल, रीज़न को हम अभी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक, और डेल n अपन डेल x क्या दिया है 2x माइनस 2y, और ये है आपका dx dy। ठीक, आगे चलिए, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2y और dx dy आ गया। अब रीज़न की बात करते हैं और लिमिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले रीज़न क्या दिया है उसको हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। तो देखिए दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये y में सिमेट्रिक है, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये x में सिमेट्रिक है। ठीक, तो अब देखिए ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक, अब ये y में सिमेट्रिक है। ठीक, जब y में सिमेट्रिक होगा मतलब कि ये रीज़न होगा, ये कर्व होगा। ठीक, अब जब x में सिमेट्रिक है इसका मतलब तो ये कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, और ये कर्व कौन सा है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो
आपका रीज़न जो आ रहा है, ये रीज़न आ रहा है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक, तो जो रीज़न मतलब ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, ये आपका 1 पॉइंट आएगा, मतलब x बराबर 1 आएगा और y बराबर 1 आएगा। अब सॉल्व कर कर देख लीजिएगा, वो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसकी वैल्यू y² की वैल्यू इसमें रखिए, फिर उधर ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो x का वैल्यू वहाँ से 0 और 1 आ जाएगा, और यहाँ से फिर जब उसको रखेंगे इसमें तो y की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी, ठीक। और ये जो पॉइंट है ये आपका 0 0 हो जाएगा, ठीक। अब इतना हो गया। इसका मतलब कि अब हमें एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला स्ट्रिप ऐसे ले लेंगे, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये कर्व लोअर लिमिट को बता रहा है, और ये कर्व हमारा अपर लिमिट, और x की लिमिट जो है 0 से 1 तक जा रही है, ठीक। तो x बराबर 0 हो गया और 1 हो गया, ठीक। और ये कर्व हमारा पहले dx की लिमिट होना चाहिए, मतलब x की लिमिट होना चाहिए, dx दिया है तो, ठीक। अब ये कर्व क्या है, y = x², ठीक। चलिए x² हो गया। अब ये कर्व कौन सा है, ये हमारा y² = x है। इसका मतलब हमें y बराबर चाहिए, तो y = √x हो गया, तो ये हमारा √x हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 0 to 1, इसका 2i करेंगे तो y²/2 ख़त्म, और ये हो गया x² से √x, और ये हो गया आपका dx। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0 to 1, 0 to 1। अब 0 to 1 हो गया, और y² के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर माइनस x² का स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। फिर इसको सॉल्व करिए 0 to 1। अब x² है, मतलब रूट है, तो x² करेंगे तो सिंपली x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक, x⁴। अब ये हो जाएगा आपका dx, ठीक। अब देखिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका x² और x⁵/2। अब 0 to 1, इसका मतलब कि 1/2, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5। ये हो गया 5 - 2/10, और ये हो जाएगा 3/10। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आप चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसमें भी वही करना है, इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होगा, 2 डायमेंशन है, ठीक। और तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले m क्या गिवन है हमें, m गिवन है y - sin x, और n क्या गिवन है, n गिवन है हमें cos x, ठीक। अब हमें फार्मूले में रख देते हैं सिंपल। तो फार्मूला हमारा होता है del n/, सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें, तो हम निकाल लेते हैं del m/del y। तो del y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y का 1, और sin थीटा का cos, मतलब sin x का cos, sin x है तो इसका 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा केवल। और अगर del n/del x निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस sin x, ठीक, माइनस sin x हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है कि del n/del x, तो del n/del x मतलब कि माइनस का sin x, और माइनस del m/del x, तो ये हो गया है यहाँ से, ठीक। और ये होता है आपका dx dy। अब लिमिट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा लिमिट, अब रीज़न देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, ठीक। और ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब कि ये लाइन, ठीक, x बराबर 0 का मतलब ये लाइन होता है, ये लाइन।
और x बराबर पाई बाई 2, इसका मतलब कि ये हो जाएगा x बराबर पाई बाई 2 और y बराबर कह रहा है कि 2 पाई बाई x, मतलब ये ओरिजिन से होकर जाएगा, ठीक, ऐसे। और ये सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 कामा 1, ठीक। तो आप देखेंगे कि रीज़न कौन सा है, ये हमारा रीज़न और ये रीज़न कॉमन हो रहा है, मतलब ये रीज़न बन रहा है, ठीक। इसके अलावा कोनो रीज़न नहीं बन रहा है। तो अब देखिए, अब हमें लिमिट को मतलब फाइंड करना है। तो ये हमारा अगर y को जीरो दिया है तो x भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 0 हो गया। अब हमें लिमिट को फाइंड करना है, तो लिमिट फाइंड करना है तो x की लिमिट पहले आएगी, फिर y की लिमिट आएगी। तो x की लिमिट क्या आएगी, यहाँ से आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 से पाई बाई 2 तक जा रहा है, 0 से पाई बाई 2 तक जा रहा है, तो x की लिमिट जो होगी वो 0 से पाई बाई 2 तक होगी। लेकिन y की लिमिट क्या होगी, ठीक। तो y भी अगर देखेंगे इस केस में, ठीक, तो ये कर्व नीचे मतलब बता रहा है, तो अब y की लिमिट भी हमारा 0 आ रही है, ठीक। और y की अपर लिमिट क्या होगी, तो अपर लिमिट इस कर्व पे डिपेंड कर रहा है, देखिए इस वाले कर्व पे, ठीक। तो ये हमारा कर्व क्या दिया है, 2 पाई बाई x, तो अपर लिमिट ये हो जाएगा 2 अपन पाई x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक। तो 0 से पाई बाई 2 और y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब कि माइनस इसको हम बाहर लेंगे और y आएगा, और y की लिमिट जो होगी 0 से 2x बटा में पाई हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बच जाएगा हमारा dx। अब 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया माइनस का साइन x माइनस 1, और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि 2x बटा में पाई, और x y 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और dx, ठीक, ये आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक काम करिए, इस माइनस को हम अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक, अगर इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो एक काम करिए 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा ये। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, मतलब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा में पाई, ठीक, और x साइन x, फिर माइनस ये आ जाएगा आपका 2 बटा में पाई और x, ठीक, और dx ये आएगा, मतलब कि देखिए 2 बटा में पाई दोनों जगह पे, और दोनों जगह पे माइनस है, मतलब माइनस 2 बटा में पाई को बाहर ले सकते हैं, ठीक। जब बाहर लेंगे तो अब इस इंटीग्रल को अंदर अप्लाई कर देंगे, और ये हो गया x साइन x और dx माइनस 0 से पाई बाई 2 और x और dx, ठीक। ब्रैकेट्स बंद करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब माइनस को कॉमन लिए हैं तो मतलब दोनों टर्म प्लस आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2 बटा में पाई, ब्रैकेट्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट सेकेंड भाई, मतलब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट लगा देंगे यहाँ पे, फर्स्ट इंटीग्रेटिंग सेकेंड। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है, क्योंकि साइन थीटा ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, ठीक। तो माइनस पहले, फिर माइनस। अब देखिए माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पे हमारा साइन एक्स ही आने वाला है, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 से पाई बाई 2 प्लस, अब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक। अब ब्रैकेट्स को बंद करिए।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/पाई और यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते रहिए, ठीक। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट मतलब पाई/2 और देखिए cos 90 मतलब पाई/2 का मतलब 90 डिग्री मतलब cos 90 की वैल्यू 0, ठीक। और sin 90 की वैल्यू 1 होता है, मतलब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा है और माइनस का लोअर लिमिट करेंगे तो ये 0 और ये 0, मतलब यहाँ से केवल 1 मिला प्लस। अब यहाँ पर क्या आएगा, मतलब 1/2 तो आ रहा है, अब अपर लिमिट रखेंगे मतलब कि π²/4, ठीक, π²/4 और ये आ गया आपका माइनस का 2/पाई और यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस π²/8, ठीक। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2/पाई हो गया और प्लस माइनस का 2 π² और बटा में 8π/8 हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल मतलब माइनस का 2/पाई माइनस क्या हो गया यहाँ पे 2 मतलब 1/4 आ जाएगा, तो इसको 1/4 कर देते हैं और पाई ऊपर कैंसिल हो गया मतलब पाई आने वाला है, ठीक, पाई आने वाला है। तो यहाँ से फाइनली आंसर हमारा मिल गया। अब यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं तो मतलब π/4 और माइनस का प्लस हो जाएगा 2/पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ऐसे ग्रीन्स थ्योरम की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं और आप ज़रूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक। तो चलिए इसको वो क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, इवेलुएट dr correct where f is equals to e⁻x sin y और i कैप प्लस e⁻x cos y और j कैप, यहाँ प्लस है, कह रहा है कि C is rectangle, C is rectangle 0 0 π0 and end 0, π/2। ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 2 ब्रैकेट्स में e⁻π और माइनस का 1, ब्रैकेट्स बंद कर दीजिए और ये आंसर आएगा आपका, ठीक। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।